ये स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा डेवलपमेंट। सो पहले हम देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन कि चैप्टर के बारे में हम कुछ ब्रीफ में समझेंगे कि चैप्टर किसके ऊपर है, क्या चीज़ है। देन हम जाएंगे अपने नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कि एक नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, क्या मायने रखता है। देन हम जाएंगे कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट के पास कि हम डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड नेशंस। और हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में कि इनकम के अलावा ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जो डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन हम बात करेंगे कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में जो नेशन या फिर किसी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद जाएंगे हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पास और देखेंगे कि कौन सी कंट्री की क्या क्या रैंक है, कौन कौन कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है, पीछे है। देन हम देखेंगे एग्जॉस्टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं हमारे नेचर से। और देन हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या चीज़ है, क्या क्या है उसके अंदर, वो सब देखेंगे। आज के इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इसमें जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है, कितने तरीके के डेवलपमेंट होते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जो क्रिएट करता है एक पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव चेंज या फिर किसी अच्छी चीज़ में एडिशन, जैसे कि फिजिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, एनवायरमेंटल स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रीज और वन नेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट कोई भी वो प्रोसेस होती है, कोई भी नहीं, डेवलपमेंट वो प्रोसेस होती है जो क्रिएट करती है पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव चेंज जो कंट्री में आता है डेवलपमेंट के थ्रू, और एडिशन किसी भी अच्छी चीज़ में, जैसे फिजिकल स्टेटस ऑफ पीपल, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल, एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ नेशन, सोशल स्टेटस ऑफ पीपल एंड नेशन एंड डेमोग्राफिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द नेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट ये चीज़ होती है। और डेवलपमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एक दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं उनके कुछ होप्स होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होते हैं जो उन्हें अपने रियल लाइफ में चाहिए जहाँ वो रह रहे हैं, जैसे कि इक्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम। तो ये सब का ये हर एक आदमी की नीड है, प्रॉपर नीड है, बेसिक नीड है जो चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं? ये सब चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ इन रियल लाइफ कैन बी अचीव्ड थ्रू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इनकम ऑफ द कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं कंट्री के अंदर, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम ऑफ द कंट्री और इनकम ऑफ कंट्रीज वर्किंग इंडिविजुअल, ये दोनों क्या आते हैं? ये दोनों आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता कि सबकी इनकम बड़ी हो तो कंट्री डेवलप्ड है। वहाँ पे इक्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम और बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ होती है, तब वो कंट्री डेवलप्ड कहलाती है। इसीलिए हर कंट्री का आदमी मिक्स ऑफ गोल की तरफ देखता है। मीन्स मिक्स ऑफ गोल मतलब उसके पॉलिटिकल गोल्स भी बढ़िया होने चाहिए उस कंट्री के, उस कंट्री के इकोनॉमिक गोल्स भी बढ़िया होना चाहिए। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उसी को कहते हैं हम मिक्स ऑफ गोल्स। तो इससे हमें दो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, वो है डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसका मतलब क्या? हर एक पर्सन का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट हो सकता है। जैसे किसी के लिए कार डेवलपमेंट हो सकती है, तो या फिर किसी के लिए कोई बाइक डेवलपमेंट हो सकता है, बाइक खरीदना, या फिर किसी के लिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में घूमना, रहना, पेड़ पौधे रहना उसके आसपास, वो डेवलपमेंट हो सकता है। सो हर एक आदमी की डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट रह सकते हैं, डजेंट मैटर सबका सेम हो या कुछ भी हो। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। इसका मतलब किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे आदमी के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है कि उसके घर के पास मेट्रो स्टेशन बन जाए, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि उसके घर के पास मेट्रो स्टेशन रहे, वो चाहता है कि उसके घर के पास हरियाली रहे। ठीक है, तो वही बताया गया है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक और केस देखते हैं, जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जहाँ जितने लोग रहते हैं वहाँ पे डैम बन रहा है,
तो जब वो डैम बन रहा है तो फॉरेस्ट के लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्या है उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। सो यही था हमारे इंट्रोडक्शन में। अब चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि तो जो डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल देखता है, वही डेवलपमेंट अगर पूरे कंट्री में हो तो उसको कहते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट आइडियाज़ होते हैं उन्हें एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए पीपल से, तभी वो डेवलप करेगी। अगर बुरे आइडियाज़ को एक्सेप्टेंस मिल गया तो अल्टीमेटली कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी। देन जो भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं वो सारे लोगों को मिलने चाहिए, या फिर कोई भी बेनिफिट्स है जो कंट्री में प्रोवाइड हो रहे हैं वो सबको मिलने चाहिए। जिससे क्या है, बेनिफिट्स जितने ज़्यादा लोगों को मिलेगी उतनी ज़्यादा रीच पहुँचेगी, उतने ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और आगे ग्रो करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेयर पाथ फॉर ऑल। सबके लिए फेयर पाथ होना चाहिए, ये नहीं कि उसको वहाँ से स्टार्ट करें यहाँ से, सबके लिए एक फेयर पाथ होना चाहिए, क्लियर पाथ होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जो भी आदमी रह रहे कंट्री में उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया रहनी चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं नाले के पास, डस्टबिन के पास वहाँ रह रहा है तो उसको बीमारियाँ पड़ रही है, ये नहीं। सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक बेसिक अच्छा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। देन हमारा इंक्रीज इन सोशल इम्यूनिटीज़ लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज एट्सेट्रा। तो सोशल इम्यूनिटीज़ लाइक बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन कंट्री की बढ़नी चाहिए, और जितनी ज़्यादा कंट्री की एजुकेशन होगी और उतना ज़्यादा कंट्री अच्छे से ग्रोथ करेगा। मेडिकल केयर बढ़िया होनी चाहिए ताकि लोग मरे कम, उन्हें मेडिकल के बारे में मतलब हर चीज़ के बारे में सूचित रहे, जानकारी रहे। देन सोशल सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सारी चीज़ें कंट्री में बेसिक चीज़ें अच्छी रहेगी, तभी कंट्री पूरा डेवलप करेगा। तो ये सब क्या होता है, ये इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, ये सब का इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। और अगर यही सारे डेवलपमेंट चीज़ें हर एक आदमी को पहुँचे, मतलब पूरे नेशन के आदमी को, तो उसी को हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको नेशनल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक कंपैरिजन। अच्छा चलो ठीक है, डेवलपमेंट तो हो गई, अब पता कैसे करेंगे या फिर कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है, कहाँ पे कैसी सिचुएशन है। तो ये पता करने के लिए हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच डेवलपमेंट कंपेयर करते हैं, ये कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री कम ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर्ड एट्रीब्यूट होता है कंट्री का, वो होता है एवरेज इनकम। तो कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो होता है एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम भी। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो कंट्रीज विथ हाइयर एवरेज इनकम आर मोर डेवलप्ड। तो ऐसा माना जाता है जिन कंट्रीज़ की हाइयर एवरेज इनकम होती है वो ज़्यादातर डेवलप्ड ही होती है, ठीक है। तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इससे कंट्री की एवरेज इनकम निकल जाएगी कि कंट्री का एक आदमी कितना कमाता है एक साल में, ठीक है। तो एवरेज इनकम भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है हाई इनकम और एक है लो इनकम, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के हिसाब से कंट्रीज़ जिनकी एवरेज इनकम $12,056 पर एनम होती है वो कंट्रीज़ हाई इनकम कंट्रीज़ में शामिल होती है, और कंट्री जिनकी एवरेज इनकम $955 पर एनम पर ईयर होती है वो लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर आती है। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के हिसाब से बताया गया है। सो जिस भी कंट्री की एवरेज इनकम $12,056 पर एनम है वो हाई इनकम कंट्रीज़ में आती है, और जिन भी कंट्रीज़ की एवरेज इनकम $955 है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आती है। तो देखते हैं भैया अपनी इंडिया कहाँ पे आती है। तो जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत देश, वो आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में क्यों? क्योंकि 2017 में जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था, एवरेज इनकम, वो था सिर्फ $1,820 पर एनम, ठीक है। इतने थे $1,820, इसीलिए हमारी जो इंडिया है वो आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। अब देखते हैं हम इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया है जो डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जैसे ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे तीन स्टेट्स दिए गए हमें समझने के लिए, एक है हरियाणा, केरला, बिहार, ठीक है। तो हरियाणा में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब जानेंगे, इन सब के बारे में डेफिनेशन हम आगे देखेंगे।
तो यहाँ पे टेबल दिया गया हमें नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट नंबर 575 से समझने के लिए। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हर 1000 बच्चे में कंट्री में, पर 1000 बच्चे में कौन से बच्चे 1 साल की उम्र टच करने से पहले ही मर जाते हैं, उसी को कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये सबके बारे में आगे डेफिनेशन देखें। तो इसमें क्या है, हरियाणा में 33 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, 2016 के डेटा के हिसाब से। और केरला में 10 बच्चे मर जाते हैं हर 1000 बच्चे में, और बिहार में 38 बच्चे मर जाते हैं। देन जो हमारा लिटरेसी रेट है, पढ़ने लिखने की, जो द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, लिटरेट पर्सन, तो जो हमारी हरियाणा में लिटरेसी रेट है वो है 82%, और केरला में हमारा 94%, और बिहार में हमारा 62%। तो नेट अटेंडेंस रेशियो पर 1000 पीपल, ये क्या चीज़ है, जो प्राइमरी स्कूल, मतलब जहाँ पे बच्चे प्राइमरी स्कूल, मिनिमम एजुकेशन जो है हमारी वो स्कूल में जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, वो है हमारा हरियाणा में 61%, केरला में 83% और बिहार में 43%। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इनकम तो एक है क्राइटेरिया, देन इनकम के अलावा जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन लेवल्स, तो ये सब भी क्या है, ऐसे क्राइटेरियाज है जो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। ये इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे इन डेवलपमेंट को 2 चीज़ों में बांटा गया है, जैसे एक होता है मटेरियल गुड्स और एक होता है नॉन मटेरियल गुड्स। तो मटेरियल गुड्स में क्या आ जाता है, मनी, कार, बाइक, हाउसेज। नॉन मटेरियल गुड्स में गुड पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ एंड गुड एनवायरनमेंट। इसका मतलब मनी तो चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज़ है, मटेरियल गुड में आती है, ठीक है, और नॉन मटेरियल मीन्स हमें ये दोनों चीज़ चाहिए कंट्री में, कंट्री की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रहेगी तो अल्टीमेटली कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ेगी। जैसे कि मनी है, तो मनी से हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो खरीद नहीं सकते, ठीक है। जब तक हमें गुड पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ नहीं मिलेगी, हम मनी का क्या कर लेंगे जब प्रॉपर मेडिसिन ये सब नहीं मिलेगा, तो ठीक है। तो यही बताया गया। तो ये सब पता करने के लिए कौन जगह कितना डेवलप्ड है, कौन सी जगह कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है जहाँ पे प्रॉपर, ये सब हमें पता चल जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसे पब्लिश किया था यूएनडीपी ने, जो कि है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है कंट्रीज़ को, उनके एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल्स, मतलब उस कंट्री के एजुकेशन लेवल देखते हैं उस आदमियों के, और हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल्स एंड द नेशन एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। तो ये 3 चीज़ों को बेस करके इनके ऊपर वो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है और रैंक देता है, जो कि होती है हमारी एचडीआई रैंक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, एचडीआई रैंक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन 3 चीज़ों को वो लेके हर एक कंट्री को एक एक रैंक दिखता है, जिसे कहते हैं हम एचडीआई रैंक। तो इंडिया की जो रैंक है वो है हमारी, एचडीआई रैंक है वो है हमारी 130। अब देखो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है एट बर्थ वो है 68.8 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब जब कोई आदमी पैदा होता है वो अपनी बर्थ से इंडिया में एवरेज जो लाइफ है सारे लोगों की जो निकाली जाए वो है 68.8 ईयर्स इंडिया में। और जो हमारी सेकंड कंट्री है हमारे कंपैरिजन के लिए वो है श्रीलंका। श्रीलंका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 75.5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन श्रीलंका तो इंडिया से इतना छोटा है और वो इतना इंडिया के पास ज़्यादा पैसे भी है, फिर भी ये कैसे, क्योंकि श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है मेडिकल की, हेल्थ की, एजुकेशन की, वो सब क्या है उनके हिसाब से बढ़िया है। इसीलिए वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो है 75.5 ईयर्स, और जो उसकी एचडीआई रैंक है वो भी है 76, जहाँ की हमारी इंडिया की है 130। मींस उसकी पर कैपिटा इनकम भी भारत से ज़्यादा है, हेल्थ स्टेटस लोगों का वहाँ पे इंडिया से अच्छा है, और एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल भी वहाँ पे इंडिया से अच्छा है, इसलिए उसकी एचडीआई रैंक ज़्यादा है। तो यही था हमारे एक एचडीआई रैंक में आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कब कब मायने रखती है। तो यहाँ पे आया कि श्रीलंका ऐसे क्यों आ गए, क्योंकि पीपल ऑफ श्रीलंका आर मोर एजुकेटेड, जहाँ पे हमने यहाँ भी देखा, और दे हैव प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कंपेयर टू इंडिया। तो उनके पास इंडिया के कंपैरिजन में अच्छी फैसिलिटीज़ है, इसीलिए वो हाँ भारत से एचडीआई इंडेक्स में आगे है, ठीक।
ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है। सो अब देखते हैं HDI क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको डॉलर्स में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, और ये सब चीज़ देखते हैं हम आगे। तो आ गए हम अपने इस नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें क्या था, HDI रैंक। तो जो हमने HDI रैंक पिछले वाले सेक्शन में देखी, जो इंडिया और श्रीलंका की, वो है टोटल 189 कंट्रीज़ में। तो जो 189 कंट्रीज़ में भारत था 130 नंबर पे और श्रीलंका था हमारा 76 पे, ठीक है। ये टोटल थी 189 कंट्रीज़ की। तो जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ लेने के बाद जो इंडिया में जो एवरेज पर्सन जीता है, एवरेज लाइफ एक किसी भी आदमी को होती है, वो होती है 68.8 ईयर्स, अराउंड 69 ईयर्स, ठीक है। और जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है वो कैलकुलेट हम डॉलर्स में क्यों करते हैं, सो दैट फॉर ऑल कंट्रीज, सो दैट इट कैन बी कंपेयर, ताकि हम कंपेयर कर सके सभी कंट्री को। और इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट, हर एक जो डॉलर है वो सेम अमाउंट चीज़ बाय कर सकता है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, वो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है किसी भी कंट्री में, ठीक है, जो $1 होता है। इसीलिए हम डॉलर में सारी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं। तो HDI बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है कि HDI मेक्स क्लियर दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर सिटीजन्स ऑफ कंट्री। तो ये क्या करता है, क्लियर कर देता है कि कंट्री के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो क्या है, इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ एंड देयर वेलबींग। अगर ये तीन चीज़ें बढ़िया होगी तो कंट्री की डेवलपमेंट डेफिनेटली होगी, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट ज़रूर होगा किसी भी कंट्री का अगर ये इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, अगर ये तीन चीज़ें वहाँ की, अगर उनके पीपल की हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़, देयर वेलबींग के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज़, पब्लिक सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अगर ये तीन चीज़ें अच्छी है तो कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छी होगी। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है, मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो आज हम जो प्रॉपर चीज़ें जो हमें यूज़ में आती है वो हम इस्तेमाल करें बिना उसे खोए आगे की जनरेशन्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, आप में से सबको पता ही होगा, जो है हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो रीन्यूएबल रिसोर्स में क्या है, दे कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर, वो रिप्लेनिश हो सकते हैं, वापस बन सकते हैं नेचर के थ्रू। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, वो नेचर के थ्रू एक बार बन गए, फिर वापस बनने में करोड़ों लाखों बहुत सारे साल, मतलब ना के बराबर बनते हैं फिर वो। जैसे कि एग्जांपल ग्राउंड वाटर, सनलाइट, ये सब है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और क्रूड ऑयल, कोल एटसेट्रा ये सब है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम आगे देखेंगे कुछ दो एग्जांपल्स, और आपके जो क्वेश्चंस है बुक में वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्यों बताया गया इसमें, अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग दी पास्ट 20 ईयर्स। तो पिछले 20 सालों में 300 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में जो है उनने रिपोर्ट किया था वाटर लेवल डिक्लाइन का, ग्राउंड वाटर वो भी ओवर 4 मीटर, ठीक है। और नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो अराउंड 1/3 जो कंट्री है हमारी वो ओवर यूज़ कर रही है हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को। तो अब तो हम कहेंगे कि ग्राउंड वाटर तो हमारा रीन्यूएबल है, वो तो वापस बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये अगर हमारी जो स्पीड है यूज़ करने की वो कंट्री वो नेचर की बनाने से ज़्यादा है, नेचर जिस स्पीड से बना रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी में हम अगर यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो वो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये भी हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में चले जाएगी। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम बताई गई है, हम ग्राउंड वाटर जितना हो सके उतना पानी हमें सेव करना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा, तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम है इंडिया में उसके बारे में। अब देखते हैं हम एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है एग्जॉस्ट हो रहे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा के हिसाब से वर्ल्ड में टोटल 1697,000 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल बचा है, ठीक है, जिससे एक्सपेक्टेड है हम 50.2 ईयर्स तक ही यूज़ कर पाए। उसके बाद जो है ये हमारे जितने भी क्रूड ऑयल है वो 50 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे, अराउंड 50 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो
अब हम कहेंगे ठीक है ख़त्म हो गए, तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इस क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस इन कंट्री। तो क्या क्रूड ऑयल ज़रूरी में डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है किसी भी कंट्री के बारे में? तो इसका आंसर है येस भैया, क्रूड ऑयल हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट पेट्रोलियम एंड फ्लेमेबल गैसेज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल। जितने भी मैक्सिमम हमारे पेट्रोलियम और फ्लेमेबल गैसेज है वो सब क्रूड ऑयल से ही आते हैं। और जो करंट सिचुएशन है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 97% एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो आज की डेट में 97% एनर्जी ट्रांसपोर्ट में हमारी क्रूड ऑयल ही देता है। इसीलिए क्रूड ऑयल कंट्री के डेवलपमेंट में ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल हम किसी और नई एनर्जी या फिर किसी और बढ़िया गैस पे शिफ्ट ना कर ले। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। ठीक है, इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, जो इंडिया को है, इंडिया इंपोर्ट कराता है क्रूड ऑयल, ठीक है, तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री। तो अगर इंपोर्ट कराता है इंडिया क्रूड ऑयल, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया के लिए बन सकती है। जैसे कि इंपोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे महंगे होते हैं एक्सपोर्ट से कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, और अगर इंपोर्ट्स महंगे हो गए और ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तो क्या इसके प्राइसेस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के। इंपोर्ट के प्राइसेस तो ऑलरेडी महंगे होते हैं एक्सपोर्ट से, तो क्या होगा, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। तो क्या महंगाई बढ़ेगी तो वही कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों के लिए आसानी से क्रूड ऑयल ख़रीदना मिलना, तो यही चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो यही था हमारे डेवलपमेंट चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और तो इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल मिलता है? इस चैप्टर का जो मॉरल है वो है, ट्राई टू सेव एज मेनी रिसोर्सेज एज यू कैन। तो जितना भी रिसोर्सेज हम सेव कर सकते हैं आज की डेट में वो हम अपने हिसाब से करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जितना भी हमसे सेव हो सके हम उतना सेव करेंगे, लेकिन और उसे वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही था हमारे इस चैप्टर का मॉरल। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।